नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं निगम चुनावों का महाकुंभ, हमारा स्पेशल सेगमेंट। आपको बता दें कि मतगणना के पूर्व हम परिणामों पर विश्लेषण करने के लिए बैठे हैं और हमारे बीच मेहमानों की श्रृंखला में मौजूद है शेखर बागोरा, जो कि राजनीतिक विश्लेषक भी माने जा सकते हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच तपन सुगेंदी जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और राजनीति की बारीकियों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं दादा। हम चर्चा करेंगे विधानसभा 3 की। विधानसभा 3 में कुल 10 सीटें हैं पार्षदों के लिए और पिछला अगर विधानसभा चुनाव देखा जाए तो आकाश विजयवर्गीय ने ये चुनाव जो है विधानसभा का तकरीबन 4,500 मतों से जीता था। तो ये 4,500 की लीड पुष्यमित्र के लिए कहां तक कारगर सिद्ध है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही 10 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी की क्या पोजीशन है और कितने वार्डों में कांग्रेस जो है वो दमदारी के साथ चुनाव लड़ी, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे वार्ड क्रमांक 55 पर। कैसे देखते हैं शेखर बागोरा जी? अनारक्षित सीट थी, यहाँ पर पंखुड़ी डोशी को अवसर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। नाराजगी के तहत एक निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में आए, चूंकि भाजपा से जब टिकट नहीं मिला। और वहीं कांग्रेस से जो है राधिका सेन को टिकट दिया कांग्रेस पार्टी ने। क्या लगता है दोनों में से कौन ज्यादा मजबूत है? इस बार 3 नंबर विधानसभा में आकाश विजयवर्गीय और कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा किया है, सारे काफी चौंकाने वाले नाम दिए हैं। जो पुराने परंपरागत नाम थे उनको दरकिनार किया गया है। वार्ड 55 में भी काफ़ी पुराने भाजपा से जुड़े लोग टिकट मांग रहे थे, पर उनको टिकट ना देते हुए पंखुड़ी डोशी नया नाम निकाला गया हैगा। और यहाँ बात करें हम कांग्रेस की, अगर बात करते हैं तो कांग्रेस की राधिका सेन का टिकट हुआ है। जो राधिका सेन काफ़ी समय से यहाँ पे लगी थी। क्षमा जैन लक्ष्मी नारायण दूध वाले परिवार की बहू है, वे भी कांग्रेस से टिकट मांग रही थी, उनका टिकट नहीं हुआ तो वे निर्दलीय चुनाव लड़ी है। इसलिए यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है। इस त्रिकोणीय मुकाबले में किस तरफ नतीजा जाएगा ये बताना आज तो मुश्किल है, बड़ी है। चुनाव यहाँ पे बहुत फंसा हुआ माना जाएगा। पर अगर ये देखा जाए तपन जी, तो ये माना जाएगा कि त्रिकोणीय मुकाबला भले है, पर चूंकि कांग्रेस से जब एक निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में है, कांग्रेस की तरफ से मान लीजिए जब टिकट नहीं मिला तो नाराजगी के तहत क्षमा जैन जो है, तो वोट जो कटेंगे वो कांग्रेस के कटेंगे। तो क्या लगता है इसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी की पंखुड़ी डोशी को मिलेगा? मतलब ये मानते हैं कि वार्ड 55 जो है भारतीय जनता पार्टी जो है मजबूत है। यहाँ पर 56 नंबर वार्ड शेखर जी, स्नेहलतागंज, यहाँ गजानन गावड़े। बड़ा चौंकाने वाला मामला ये था कि यहाँ से युवराज उस्ताद की धर्मपत्नी को पहले टिकट दिया गया और फिर बाद में वो टिकट वापस ले लिया गया और गजानन गावड़े को अवसर दिया गया यहाँ से। ये क्या लगता है 56 नंबर बीजेपी या कांग्रेस? गजानन गावड़े का टिकट जो युवराज उस्ताद परिवार का टिकट काट के दिया गया है। हालांकि गजानन गावड़े का उस परिवार से नजदीकी नाता है, वे उस परिवार से अलग नहीं है और पूर्व में इनकी मां यहाँ से पार्षद रह चुकी है। ठीक है ना। कांग्रेस से बात करें तो अभिषेक जाधव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अभिषेक जाधव ने भी चुनाव अच्छा लड़ा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वे। बट यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए, बात की जाती है इस वार्ड को लेकर 56 नंबर को, पुल के उस तरफ की बात करते हैं, भंडारी पुल के उस तरफ जो भी इलाका आता है वो इस वार्ड का ही जुड़ा आता है और उस तरफ जो है उस्ताद परिवार का वर्चस्व है। इसलिए ऐसे में गजानन गावड़े को मुझे नहीं लगता है कि चुनाव जीतने में कोई दिक्कत आनी है। दादा, जब टिकट पहले युवराज साहब की धर्मपत्नी को दिया जाता है, बाद में टिकट काट दिया जाता है, फिर गजानन गावड़े को टिकट मिलता है, आपको नहीं लगता कि कोई नाराजगी भीतर जरूर रही होगी, जिस वजह से चुनाव जितना आसान माना जा रहा है उतना आसान होगा नहीं मेरे हिसाब से 56 नंबर? मेरे ख्याल से युवराज उस्ताद परिवार जो है जी, उनकी नाराजगी इस चुनाव में कहीं ना कहीं असर दिखाई जी। फिर भी आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर भी प्लस में रहेगी यहाँ से, क्योंकि वो वार्ड बीजेपी मानसिकता का वार्ड है, तो ठीक है। वार्ड नंबर 57 कैसे देखते हैं शेखर बागोरा जी? यहाँ से सुरेश टाकलर को अवसर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, वही कांग्रेस से दीपिका जैन मैदान में रही, निर्दलीय प्रत्याशी भी शायद यहाँ से रहे। त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ पर भी वार्ड 57 की अगर बात की जाए। क्या लगता है वार्ड 57 रामबाग भाजपा का गढ़ माना गया शुरू से। यहाँ पर आज तक कोई कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है। और सुरेश टाकलकर जी ने आज से 25 साल पहले 4 नंबर विधानसभा में सौदागर सिंह के सामने चुनाव लड़ा था, तब ये चुनाव हार गए थे। हालांकि 25 साल बाद इन्हें फिर टिकट मिला है। ठीक है, ये बड़ा चौंकाने वाली बात थी।
पर चूंकि भाजपा का वार्ड है, 27 साल बाद प्रभावी ढंग से लौटे हैं वापस से टाकलकर, या फिर वही पोजीशन है? नहीं, टाकलकर लौटे हैं। इनके साथ दिक्कत ये हुई कि इनको इतने साल बाद एकदम चौंकाना हुआ नाम लेकर यहाँ के कार्यकर्ताओं में नाराजगी रही, वे आखिरी तक इनके साथ नहीं रहे। वहीं दिवाकर घायल जो भी भाजपा से ही हैं, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा यहाँ पर। तो पर घायल ने कितना घायल किया वो कहने वाला विषय है ना, ये तो समझना पड़ेगा। पर समस्या ये है कि रामबाग वाला ऐसा वार्ड है, इस वार्ड में कांग्रेस के जो उम्मीदवार है दीपिका जैन, ठीक है, दीपिका जैन ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, और ये अनिल जैन परिवार की बहू है। चलिए ठीक है, मतलब ललित जैन परिवार की बहू है। अनुरोध जोन काफी समय से यहाँ लगे हुए थे, और ये चुनाव अच्छा हुआ है। दिवाकर घायल ने यहाँ पे काफी तरीके से मेहनत की है, भाजपा के वोट काटे हैं। मतलब परिणाम चौंकाने वाले आ सकते हैं। नहीं, पर परिणाम वाला जो जाए वो दिक्कत नहीं है। रामबाग वार्ड से आज तक कांग्रेस जीती नहीं है, अगर यहाँ से कांग्रेस जीतती है तो एक नई शुरुआत होगी आजादी के बाद। चलिए ठीक है, इमली बाजार वार्ड नंबर 58, तपन जी कैसे देखते हैं? यहाँ कांग्रेस से परंपरागत अनवर कादरी, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि मुस्लिम क्षेत्रों से भी हिंदू टिकट उतारे, हिंदू प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। यहाँ से सन्नी राजू चौहान जो है, मेरे ख्याल से ये टिकट उषा ठाकुर का माना जाता है, वीटो पावर का इस्तेमाल किया उषा दीदी ने इसके लिए। क्या लगता है कितने प्रभावशाली होंगे सन्नी राजू चौहान? मेरे ख्याल से सन्नी राजू चौहान ने चुनाव बहुत अच्छा लड़ा है, बहुत बढ़िया टक्कर दी है, ठीक है। लेकिन अनवर कादरी जो हैं वो अपनी कम्युनिटी में लगातार काम करते हैं, और सामाजिक स्तर पर उनकी पकड़ को चुनौती देना मुश्किल है जी। मेरे ख्याल से उनका पकड़ा भारी मानना चाहिए। क्या लगता है मुस्लिम कम्युनिटी छोड़िए, अनवर कादरी हिंदू कम्युनिटी में भी ठीक ठाक काम करते हैं? मतलब संप्रदाय को अगर साइड हटा दिया जाए, समाज को अगर हटा दिया जाए शेखर जी, तो कोविड का जो समय था उसमें भी अनवर कादरी ने खासा काम किया था, और हिंदू मुस्लिम की विशेषता से ऊपर हट करके जनता की मदद की थी। कैसे देखते हैं? क्योंकि ये जो वार्ड है यहाँ पे अनवर कादरी, उनकी पत्नी लगातार चुनाव जीत रहे हैं जी, तो इसलिए सारी कम्युनिटी को साधना उनके लिए जरूरी भी है, क्योंकि चुनाव हर बार वो जीत रहे हैं, इसकी वजह से वो काम भी करते हैं। ठीक है, वार्ड नंबर 59 हरसिद्धि की बात करें, क्या लगता है यहाँ कोई सिद्धि मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को, या आशा झंझोट जो बहुत दमदारी से चुनाव लड़ी, और पूर्व में वीरू झंझोट यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, और पूरा चुनाव जो है कहीं ना कहीं जितने भी दिन जनसंपर्क हुआ, कभी भी चुनाव एक पार्टी विशेष के लिए पड़ना भारी नजर आया नहीं। क्या लगता है क्या स्थिति बनेगी? शहर का ये वार्ड मध्य क्षेत्र कहलाता है, राजवाड़ा इसके अंदर ही आता है, और यहाँ से जो पार्षद होता है वो शहर के किसी भी आयोजन में उसकी अहम भूमिका रहती है, मतलब वो हर समय, और राजवाड़ा पे ये शहर की तासीर है कि राजवाड़ा के आसपास ही सारी चीजें होती है, तो राजवाड़ा को पार्षद का रहना होता है। अरुण रूपाली पेंडारकर का टिकट भी एक चौंकाने वाला टिकट था, कम उम्र की बच्ची जो चुनाव पढ़ाई कर रही थी बीडीएस की, उसको बुला के टिकट दे दिया गया, एक कार्यकर्ता को मोबिलाइज किया गया है, नो डाउट, पर यहाँ पर सामाजिक समीकरण में कहीं ना कहीं ये चुनाव फंस गया है। ये तो कुल मिलाकर अगर विधानसभा 3 के जितने भी टिकट शेखर जी हुए थे उसमें यही हुआ था कि बहुत ज्यादा किंतु परंतु हुआ नहीं, और सिंगल हैंडेड जो है वो टिकट पर बोला जा सकता है कि हरी झंडी दे दी गई थी कि ये सभी लोग चुनाव लड़ेंगे। जैसा मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो टिकट बांटे गए हैं 3 नंबर में, पुराने लोगों को दरकिनार करके नए चेहरे लाए गए। पुराने परंपरागत भाजपा के कार्यकर्ता थे उन्हें नहीं पूछा गया। यहाँ भी वही स्थिति है, यहाँ भाजपा के पुराने लोग जो टिकट मांग रहे थे उनमें से किसी को टिकट नहीं दिया गया, उनकी नाराजगी दूर आखिरी तक नहीं हो पाई है। चलिए रानीपुरा की बात करेंगे, वार्ड नंबर 60 परंपरागत कांग्रेस की सीट है, और एक अरसे से अंसाफ अंसारी जो है तपन जी इस वार्ड में मोर्चा खोले हुए हैं, पूर्व में पार्षद थे और वर्तमान में कांग्रेस से उन्हीं की धर्मपत्नी अंसाफ अंसारी की सुनहरा अंसारी मैदान में रही, भाजपा ने प्रयोग करा और एक हिंदू चेहरे को उतारा, श्रीमती रंजना जो है इनके सामने चुनाव लड़ी। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मुन्ना अंसारी ने भी हाथ आजमाया अपना। क्या लगता है कौन ज्यादा भारी है? ये पूरा वार्ड अंसारी बहुल वार्ड जी, 25 साल से यहाँ जीतता वही है जो अंसारी होता है जी, तो जीतेगा तो इस बार भी अंसारी, ठीक है, लेकिन अल्ताफ अंसारी जो है, अंसाफ अंसारी जो जी, उन्होंने यहाँ अच्छी पेड़ बना रखी है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि वो भारी है। मतलब आप मानते हैं कि अंसाफ अंसारी भले स्वयं नहीं लड़ रहे हैं, भले उनकी धर्मपत्नी अखाड़े में उतरी थी, पर फिर भी वो अपनी धर्मपत्नी को निगम परिषद में पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे। चलिए ठीक है, 61 नंबर शेखर जी, क्या लगता है भाजपा या कांग्रेस? भाजपा ने अवसर दिया भावना सुंदरलाल चौधरी, वहीं कांग्रेस ने एकता वर्मा पर
जोर लगाया, क्या लगता है कौन ज्यादा भारी? 61 नंबर वार्ड पर हमेशा जो है कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा परिवार का कब्जा रहा है। बिल्कुल ठीक। अभय वर्मा यहाँ से लगातार पार्षद रहे हैं। ये इस सीट को हासिल करने के लिए भाजपा कई समय से कोशिश कर रही है पर हासिल नहीं कर पा रही है। इस बार भी जो टिकट बांटे गए हैं उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कांग्रेस से ये सीट आना आसान नहीं है भाजपा के लिए। तो मुझे मैं मानता हूँ यहाँ पे कांग्रेस मजबूत है। कांग्रेस मजबूत है 61 नंबर वार्ड में। 62 नंबर रावजी बाजार कैसे देखते हैं तपन दादा? यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश पांडे की धर्मपत्नी को मैदान में उतारा, वहीं कांग्रेस से श्वेता शर्मा यहाँ मैदान में थी। कौन ज्यादा प्रभावी लगता है? दिनेश पांडे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, इस इलाके से पहले पार्षद भी रह चुके हैं। ठीक है। वो बड़े धमाकेदार पार्षद माने जाते हैं जी। सफाई के लिए वहाँ की रावजी बाजार की जो वो चंद्रभागा की जो बड़ी गटर है जी, उसमें उतर गए थे वो। तो इलाके में लोकप्रिय आदमी है और मुखर आदमी है। मतलब आप मानते हैं कि श्योर यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल ही जाएगा? खिलेगा। चलिए 63 नंबर कैसे देखते हैं शेखर जी? यहाँ तो है मृदुल अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी से, वहीं कांग्रेस से शैलेश गर्ग जो काफी सक्रिय हैं और 24 घंटे 365 दिन के नेता हैं। मतलब केवल चुनावी दौर में बरसाती मेंढक की तरह नहीं, 24 घंटे 365 दिन जनता के बीच रहने वाला व्यक्ति है। और अगर सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी शैलेश गर्ग काफी सक्रिय रहते हैं अपने समाज में, उनके समाज के वोट भी हैं इस क्षेत्र में। क्या लगता है कौन ज्यादा प्रभावी होगा? शैलेश गर्ग के मामले में एक चीज बहुत अच्छी है कि शैलेश गर्ग को पिछली बार भी टिकट मांगा था उन्होंने, उन्हें नहीं दिया गया, बावजूद उसके उन्होंने वार्ड नहीं छोड़ा। शैलेश गर्ग लंबे समय से लगे। शैलेश गर्ग विधानसभा में भी दावेदारी करते हैं, ऐसा नहीं है, पर पार्षद का टिकट उन्हें मिला। सामाजिक वहाँ लोगों से संपर्क में है, समाज में उनका अच्छा वो है। और मृदुल अग्रवाल का जब टिकट हुआ तो भाजपा में ऐसी खींचतान मची कि वो नाम को सेट होते होते ही चुनाव पूरा हो गया। ऐसे में शैलेश गर्ग के लिए मुझे नहीं लगता कि ये सीट निकालना कोई मुश्किल होगी। चलिए, मतलब आप मानते हैं कि भले ही पहला अवसर मिला है शैलेश गर्ग को, पर नगर निगम का रास्ता आप मृदुल अग्रवाल की तुलना में शैलेश गर्ग का ज्यादा बेहतर मानते हैं कि निगम परिषद की राह उनके लिए ज्यादा आसान है? चलिए ठीक है, अंतिम वार्ड है चितावत। तपन सुगंधी जी कैसे देखते हैं चितावत? मनीष शर्मा, ये तो मान लीजिए भले कैलाश जी लड़ रहे हैं या रमेश मेंदोला लड़ रहे हैं या स्वयं आकाश विजयवर्गीय लड़ रहे हैं, सभी लोग इस वार्ड में लगे हुए थे और पूरे इंदौर की नजर जो है मनीष मामा के वार्ड में लगी हुई थी। क्या लगता है दिनेश कुशवाहा बनाम मनीष शर्मा? यहाँ मनीष शर्मा का जितना इसलिए जरूरी है कि ये शहर की पूरी नजर यहाँ पर है और ये दो नंबरी खेमा है जी, इनकी नाक का सवाल है यहाँ जीतना। ठीक है, तो शेखर जी दादा ये उतना आसान था नहीं मनीष शर्मा के लिए जितना आसान पहले दिन से माना जा रहा था, जहां से हम देख पा रहे हैं। बरोबर बोल रहे हैं आप, मैं बिल्कुल एग्री हूँ आपकी बात से। मनीष शर्मा मामा के टिकट के अलावा भी वहाँ से जो लोग दावेदारी कर रहे थे, सिंधिया गुट से जुड़े हुए पवन जायसवाल जिनकी पत्नी पहले वहाँ से चुनाव लड़ चुकी है पिछला, उमेश शर्मा टिकट मांग रहे थे, सुमित मिश्रा टिकट मांग रहे थे, इस बड़े बड़े चेहरे मांग रहे थे। इन सारे नामों को दरकिनार करके कैलाश जी ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके मनीष शर्मा को वहां से चुनाव लड़ाया है। हालांकि सामने जो मुकाबला दिनेश कुशवाहा से हो रहा है, दिनेश कुशवाहा के लिए अरविंद बागड़ी ने आखिरी समय तक जोर लगाया और बस्ती वाला इलाका है ये। दिनेश कुशवाहा पिछली बार भी चुनाव लड़ चुके हैं, ये इनका दूसरा चुनाव है। तो मनीष शर्मा के जीत में कोई वादा नहीं है, पर इतनी आसान भी नहीं है जितनी मानी जा रही है। मानते हैं कि टसल रहेगी और जो भी परिणाम होगा बहुत नेक टू नेक और जो भी आएगा बहुत ज्यादा अंतर होगा। मतलब मनीष शर्मा इतनी आसानी से चुनाव नहीं जीतेंगे यहाँ पर। चलिए तपन जी, संजय शुक्ला बनाम पुष्पमित्र भार्गव, क्या लगता है विधानसभा 3 में भारतीय जनता पार्टी का कमल जोर शोर से खिलेगा या संजय शुक्ला ने सेंधमारी की है? मेरे ख्याल से यार संजय शुक्ला सेंधमारी करने में कामयाब रहेंगे जी। इसका जो मोटा कारण है कि कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बेटे को जब यहाँ चुनाव लड़ाया था, जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा और जीता, उतनी मेहनत निश्चित रूप से पुष्पमित्र भार्गव के लिए तो नहीं हो पाई है जी। तो यदि संजय शुक्ला यहाँ से बढ़त ले जाने में कामयाब हो जाए तो कोई अचरज की बात नहीं। शेखर जी, हम लगातार विधानसभा के परिणामों को खंगाल रहे हैं कि विधानसभा के परिणाम जो रहे, अगर उसके हिसाब से भी परिणाम आते हैं तो भी पुष्पमित्र भार्गव को हम ये मानते हैं कि वो आगे रहेंगे। पर विधानसभा 3 की तासीर वास्तव में पूरे चुनाव में ऐसा महसूस नहीं हुआ कि संजय शुक्ला कहीं भी कमजोर है एक मेयर उम्मीदवार के तौर पर। पार्षदों में तो हमने चर्चा कर ही ली कि किस हिसाब से परिणाम हो सकते हैं, परिणाम क्या होंगे इस पर तो हम नहीं जा सकते, पर फिर भी हम ये मानते हैं कि संजय शुक्ला ने विधानसभा 3 के लिए एक मजबूती से चुनाव लड़ा है।
विधानसभा 3 में जो टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में जो घमासान मचा था, है ना, वो संभलते संभलते चुनाव पूरा हो गया। यहाँ पे संजय शुक्ला को बहुत बड़ा कहीं नुकसान होता नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से 2 नंबर में माना जाता है कि बीजेपी लीड करती है ना, यही 2 नंबर खेमा 3 नंबर में पूरे चुनाव को जिसने चलाया करा, वो इतनी बड़ी लीड देने की स्थिति में यहाँ नजर नहीं आ रहा है कि संजय शुक्ला को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आकाश विजयवर्गीय खुद पूरे ताम झाम लगाने के बावजूद 4,500 वोटों से ही चुनाव जीते थे, जिसमें दादा ने जैसे बताया कि उसमें कैलाश विजयवर्गीय ने पूरा जोर लगाया था। यहाँ भी कुछ वार्ड है, मनीष शर्मा, इसके अलावा कैलाश जी के रोड शो हुए हैं यहाँ पर, कैलाश जी ने बाइक रैलियां निकाली है। इवन बड़ी बात है, मधुर अग्रवाल के लिए सीएम साहब को लेके गए, मनीष शर्मा के लिए सीएम साहब को लेके गए। उसके बावजूद भी संजय शुक्ला को बहुत बड़ा नुकसान होता अभी तो नजर नहीं आ रहा है। क्या लगता है अगर संजय शुक्ला बढ़त लेते हैं तो विधानसभा 3 की बढ़त आपके नजरिए से कितनी होगी संजय शुक्ला के लिए? मेरे ख्याल से 3 से 6,000 के बीच। 3 से 6,000 आप संजय शुक्ला को बढ़त मानते हैं? शेखर जी, आपको क्या लगता है कितने वोटों से पुष्यमित्र भार्गव यहाँ आगे रहेंगे? मुझे ऐसा लगता है 5 से 10,000 वोटों के बीच में पुष्यमित्र भार्गव को यहाँ पर लीड मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये वोटों की गिनती के दौरान पता चलेगा कि वाकई में क्या संजय की हुई है बल्ले बल्ले, या फिर पुष्यमित्र को अपना मित्र मानकर सभी ने उन्हीं के हक में किया है मतदान। क्या रहेगा चुनावी परिणाम, बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा। ये थी विधानसभा 3 के पार्षद प्रत्याशियों का विश्लेषण। मुझे दे दीजिए इजाजत और बने रहिए रेड 9 टीवी के साथ।